हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थितियाँ इसके विषय में जानकारी दूंगा। इस वाले में मैंने इससे पहले भी एक पार्ट 1 इसका भाग 1 बनाया हुआ है। उसमें आपको मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की जितनी भी आर्थिक स्थिति थी, विशेषकर जो राजस्व कर प्रणाली थी, उसके विषय में मैंने जानकारी दिया था। और इस वाले में मैंने राजस्व कर के अतिरिक्त जो अन्य प्रकार के कर लगाए जाते थे, उसके विषय में मैंने इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, जिससे मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इसमें जो मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में भूमि का निर्धारण, तो ज़मीन के बंटवारे के लिए लाखा बाटा का प्रयोग होता था। यह एक प्रकार की पद्धति थी जिससे ज़मीन का बंटवारा होता था। किसान के द्वारा जो राशि कर के रूप में चुकाई जाती थी, उसी के अनुरूप एक निश्चित भूमि क्षेत्र के वो स्वामी होते थे। मराठा काल में जो भी जमींदार हुआ करते थे, जो उस भू के स्वामी होते थे, वह एक निश्चित मात्रा में कर पटाते थे और जितनी मात्रा में वो कर पटाते थे, उसी के अनुरूप उनको भूमि कृषि कार्य हेतु प्रदान किया जाता था। कर का निर्धारण हलों की संख्याओं के आधार पर निर्धारित होती थी। उस समय किसी भी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे यह कर प्रणाली जो वर्तमान प्रथा है वह उससे संबंधित हो। उस समय कर का निर्धारण किसान के पास उपलब्ध हल, जो कि एक कृषि यंत्र है, उसकी संख्याओं के आधार पर कर का निर्धारण होता था। मराठा काल में मराठों ने है शासक, जो यहाँ के कलचुरी वंश की एक शाखा थी, उनके द्वारा नियुक्त दीवानों और दावों को हटाकर पुराने गढ़ों की इकाइयों को समाप्त कर दिया। है वंश में दीवान और दावों की नियुक्ति हुआ करती थी, जिसे मराठाओं ने समाप्त कर छत्तीसगढ़ में खालसा भूमि को नए सिरों से स्थापित किया और उसे गढ़ों की इकाई से हटाकर परगनों के रूप में स्थापित किया। अब देखिए, कर की वसूली की किस्त अदायगी का समय। जो कर की वसूली की जाती थी उस समय तीन भागों में विभाजित किया जाता था और वह समय समय पर कर की वसूली की जाती थी। अब पहली जो किस्त थी वह दशहरा के पूर्व अर्थात सितंबर अक्टूबर माह में पहली किस्त लिया जाता था। द्वितीय किस्त जनवरी माह में लिया जाता था और तृतीय किस्त जो है वो अप्रैल माह में लिया जाता था। जो तीसरी किस्त थी वो 5 अप्रैल तक की डेट तक यह तीसरे कर का भुगतान करना होता था। राजस्व की समस्त करों को 3 हिस्सों में बांट करके वसूल किया जाता था। इसके अलावा जो पहली और दूसरी किस्त की जो रकम हुआ करती थी वो एक निश्चित रकम हुआ करती थी, जो आपको मराठाओं को देना होता था। पर तीसरी जो रकम थी वह अनिश्चित होता था। उसके लिए आप एक निश्चित अमाउंट नहीं होकर के वह अनिश्चित होता था और जो कमाविंसदार होते थे, पटेल होते थे या सूबेदार होते थे, वो अपने हिसाब से वसूली किया करते थे समय और परिस्थिति के अनुसार। मराठाकालीन जो उद्योग धंधे थे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ पे रतनपुर और मुंगेली में लाख और कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग स्थापित थे। रतनपुर में बेल मेटल उद्योग प्रमुख रूप से था और राज्य की जो अन्य क्षेत्र या परगने थे, उस वाले क्षेत्रों में कृषि उद्योग सर्वाधिक मात्रा में या प्रमुख उद्योग थे एवं वस्त्र उद्योग गौड़ उद्योग की श्रेणी के उद्योग थे। अब जो वर्तमान मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में जो रियासतों के उद्योग थे, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो यहाँ पर कांकेर में जो कोस्टा, गाड़ा और पनका जाति के लोग हुआ करते थे, वो कपड़े बुनने का कार्य करते थे। सारंगढ़, छुई खदान, कवर्धा, रायगढ़ और सक्ती आदि रियासतों के ग्रामीण स्वयं की मांग के अनुरूप कपड़े का निर्माण कर लेते थे। रायगढ़ एवं सक्ती रियासत में सिल्क और कोसे से संबंधित कपड़े तैयार किए जाते थे एवं कवर्धा में रजाई से संबंधित कार्य होता था। यहाँ पे है जसपुर के जो उराव और कोल जाति के लोग हैं, वो कपड़ा बुनने का कार्य जसपुर रियासत में किया करते थे। बस्तर रियासत में पीतल एवं मिट्टी के बर्तन का निर्माण का कार्य किया जाता था एवं भूरिया जाति के लोग लोहा गलाने का कार्य करते थे। साथ ही गोड़ और भादरा जाति के लोग बांस की चटाई बनाने का कार्य करते थे। अब इसी में कांकेर, नांदगांव, जिसे हम वर्तमान में राजनांदगांव के नाम से जानते हैं, नांदगांव एवं रायगढ़ में कोसा वस्त्र एवं बर्तन के निर्माण से संबंधित कार्य किया जाता था। उदयपुर
सरगुजा रियासत के जो बगल में था वह उदयपुर में ईंटें और खपरे बनाने का कार्य किया जाता था। साथ ही साथ जूता बनाने का कार्य भी उदयपुर में होता था। सरगुजा रियासत में लोहार, कुदारी, रापा, दुआ, चमचा का निर्माण किया जाता था। यह कृषि से संबंधित औजार हुआ करते थे। नांदगांव, जिसे हम राजनांदगांव के नाम से भी जानते हैं, तो नांदगांव कांकेर में बीड़ी का उद्योग था। अब उस समय जो सिक्के और उसकी जो प्रचलित माप हुआ करती थी उसकी बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। मराठा काल में धातु के सिक्कों का जो प्रचलन था वह सीमित मात्रा में था। साधारणतः जो विनिमय का कार्य किया जाता तो कौड़ियों के माध्यम से किया जाता था। मतलब मराठा कालीन समय में कौड़ियाँ जो हुआ करती थी वह विनिमय की एक माप हुआ करता था। सिक्कों में जो नागपुर में प्रचलित रुपयों का प्रचलन था, जिसमें रघु जी का रुपया, चांदी का रुपया और जबलपुर का रुपया प्रमुख था। अब इसी में देखते हैं उस समय हेविट सेटलमेंट रिपोर्ट में दर्शाई गई विनिमय इकाई, जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि वो किस प्रकार से मुद्रा का विनिमय होता था। जिसमें 4 कौड़ी बराबर 1 गांडा होता था, गंडा, 5 गंडा बराबर 1 कोरी होता था, 20 कोरी बराबर 1 दोगानी होता था और 16 दोगानी मतलब 1 रुपया होता था। तो ये इस तरीके से विनिमय की इकाई थी। सबसे छोटी इकाई कौड़ी हुआ करता था और सबसे बड़ी इकाई रुपया हुआ करता था। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, 4 कौड़ी बराबर 1 गांडा होता था, 5 गंडा बराबर 1 कोरी होता था। कौड़ी और कोरी में अंतर है। 20 कोरी में 1 दोगानी होता था और 16 दोगानी बराबर 1 रुपया का मूल्य होता था। अब आर्थिक स्थिति जो मराठा कालीन समय में जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में आपको ये जानकारी देता हूँ। उस समय एक प्रथा प्रचलित थी जो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लाई जाती थी, जो कर के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। उसका नाम था लाखा बाटा की प्रथा। तो स्वर्गीय पंडित रघुनाथ मिश्र के शब्दों में लाखा बाटा का अर्थ है ग्रामीणों के बीच एक बंटवारे के रूप में लिया जाता था। अर्थात गांव वालों के बीच में बंटवारे का कार्य किया जाता था। जो गांव का गौटिया होता था वह इस बाटा प्रथा को पूर्ण करता था। इसके अलावा इसकी जो अंतिम तत्व हैं वह है अकाल या दुर्भिक्ष। तो यह उस समय के शब्दावली हैं। अकाल किसे कहते हैं या दुर्भिक्ष किसे कहते हैं? तो अकाल जो था वह असमय की परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से उपस्थित होकर के जो जनजीवन को प्रभावित करता है, विशेषकर अनुत्पादकता के क्षेत्र में जो कमी आती है उसे अकाल कहते हैं। दुर्भिक्ष एक मानवीय समस्या है। तो यह मराठा कालीन शब्दावली जो थी वह प्रयोग में लाया जाता था राजस्व के क्षेत्र में और अन्य करों के क्षेत्र में। इस वीडियो में मैंने आपको मराठा कालीन कर व्यवस्था के विषय में संपूर्ण जानकारी दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो में जो इसके भाग 1 है उसकी जो डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस लिंक को। तो आप वहाँ पे जाकर के उस लिंक को देख सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, जिससे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक लोगों के पास जा सकती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।